Hello everyone, very good evening. सीए इंटर परसेंटेज विल बी 14 से 15%। क्यों बेचारों का दिल दुखा रहा है? अभी शांतम सर ने वीडियो बना के एक बात साफ साफ समझाई है। अफवाह ना फैलाइए, एक दूसरे को झूठ मत बोलिए, ऐसी अफवाह मत फैलाइए, कुछ नहीं होता इस सब से। झूठ मत बोलिए। 14-15% आएगी, जो परसेंटेज आनी होगी वो आ जाएगी। आप एक दूसरे का दिल मत दुखाइए, मैं आप पहले बोल रहा हूँ आपको। जल्दी से सबको बुला लीजिए, बोलिए कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं। हमारा कंपनी फाइनल अकाउंट की 3 क्लासें हो गई हैं खत्म। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराने वाला हूं। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमारा वन शॉट चलेगा। 2 क्लासेस में इसे खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में चाहूंगा, डिटेल वन शॉट कराऊंगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कहानी को लेकर मैं आपके पास आ गया हूं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या था, जरा सामने देखिएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक कंपनी जो बुरे दौर से गुजर रही होती है और अपना कंपनी सारे लॉसेस में चल रही है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, कंपनी बंद होने के कगार पे है। उस कंपनी को किस तरीके से वापस स्टैंड पे लाया जाएगा, कंपनी कैसे ठीक करी जाएगी, उस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करके वापस प्रॉफिटेबल लाना, कंपनी की बैलेंस शीट बनाना, कंपनी का फंड इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूं। मान लीजिए एक एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट देखिएगा। ऑल्दो मैं ये बैलेंस शीट थोड़ी पुरानी बना रहा हूँ, शेड्यूल 3 वाली नहीं बना रहा, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट शेड्यूल 3 होती है। समझाने के लिए मैं दूसरी बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। समझाने के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये वाली बना रहा हूं, कंपनी की बैलेंस शीट ये वाली नहीं होती, याद रखना। मान लीजिए आपके सामने एक कंपनी की बैलेंस शीट दिखा रहा हूं, देखो ये कितने बुरे दौर से गुजर रही है। मान लीजिए कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाली, 10 लाख रुपए की। 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपए वाली, 5 लाख की। 5,000 शेयर हो गए 100 रुपए वाले। इसके अलावा कंपनी के पास 10% डिबेंचर है। 10% डिबेंचर है 100 रुपए वाले, ये भी 5 लाख के हैं। डिबेंचर का ब्याज पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मान लीजिए 1.5 लाख, यानी 3 साल से आपने डिबेंचर होल्डर को ब्याज ही नहीं दिया, है ना। बिल्कुल डिटेल में चलेंगे, बिल्कुल मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर रहा हूं क्योंकि मुझे 2 क्लास में खत्म करना है चैप्टर। इसलिए मैंने ज्यादा हाई हेलो नहीं करा, सीधा क्वेश्चन शुरू कर दिया है। कंपनी का 3 साल से डिबेंचर को ब्याज ही नहीं दिया। एक और है कंपनी का बैंक लोन। कंपनी के पास बैंक लोन है 7 लाख रुपए का और इसका भी ब्याज पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कंपनी ने लोन वालों को भी ब्याज नहीं दिया, 2,50,000 रुपए का ब्याज पेंडिंग है। इसके अलावा कंपनी के पास क्रेडिटर हैं जिनको 4 लाख रुपए देने हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, कंपनी ने 3 लाख रुपए की सैलरियां नहीं दी हैं। इसके अलावा कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हैं, रेंट वगैरह, 2 लाख के वो हैं। ये है कंपनी की लायबिलिटी साइड। देख रहे हो कंपनी की हालत क्या है, क्या हालत हो रखी है इस कंपनी की। अगर मैं टोटल देखूं तो 15 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख, 7 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 40 लाख। इसके बदले पे कंपनी के पास नॉन करंट एसेट यानी पीपीई कहते कहते हैं जिसको, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। नॉन करंट एसेट मुश्किल से 8 लाख रुपए की हैं और करंट एसेट के नाम पे कंपनी के पास मात्र 3 लाख रुपए हैं। 8 लाख की नॉन करंट एसेट, 3 लाख रुपए की करंट एसेट। उसके अलावा कंपनी के पास पीएनएल का डेबिट बैलेंस है जिसको हम लॉस बोलते हैं। कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है और ये अंडर राइटर कमीशन है। ये सारा क्या होता है बताना, फिक्टिशियस एसेट यानी एक्सपेंस यानी लॉस। 29 लाख रुपीस का कंपनी का लॉस है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कंपनी बहुत बहुत ज्यादा बुरे दौर पे चल रही है, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। ध्यान से देखो, कंपनी के पास एसेट में मात्र 8 और 3, 11 लाख रुपए की एसेट है और बाकी बचा हुआ 29 लाख का तो कंपनी का लॉस है। और अगर मैं लायबिलिटी साइड को ध्यान से देखूं तो डिबेंचर और बैंक का लोन और उनका ब्याज, ये सारी की सारी लायबिलिटी को बोलते हैं सिक्योर्ड लायबिलिटी और इन सब को बोला जाता है अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से देखो तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 5 लाख, 1.5 लाख, 7 लाख और 2.5 लाख, 16 लाख रुपए की तो सिक्योर्ड लायबिलिटी है।
432 9 लाख रुपीस की अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कंपनी कितने बुरे दौर से गुजर रही है, देख रहे हो। इस कंपनी को 29 लाख का तो लॉस आ चुका है, 11 लाख रुपए की मात्र एसेट है, 16 लाख की सिक्योर्ड लायबिलिटीज हैं, 9 लाख रुपए की अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है, और तो और बैलेंस शीट के नीचे कंटिजेंट लायबिलिटी भी है। कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या क्या है बताऊं, दो है। एक तो प्रेफरेंस का डिविडेंड पेंडिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स, 3 साल से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड ही नहीं दिया। 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस है, 9% का डिविडेंड है, 3 सालों से नहीं दिया। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड कंटिजेंट लायबिलिटी होता है कि पैसा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। और एक कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है कंपनी पे, कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है मात्र 2 लाख रुपए का। लो, ये ये कंपनी की बुरी हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार है कंपनी का कोई जलील अकाउंटेंट। ये कंपनी का बुरा हाल है, देख रहे हो। ऐसी कंपनी को कोई और पैसा कौन देगा। अब अगर ये कंपनी मान लो अगर अच्छी कंपनी भी है, अपने आप को ठीक भी करना चाहती है, सस्टेन भी कर सकती है, लंबे समय तक चल भी सकती है, लेकिन एक बात बताओ, इस कंपनी की हालत देख रहे हो आप। इस कंपनी की क्या हालत है। इस कंपनी के पास एसेट में हमारे पास मात्र 11 लाख रुपए की एसेट है, 29 लाख का तो लॉस है। अगर ये कंपनी मार्केट में दोबारा अपने आप को स्टेबल करना चाहती है तो फंड चाहिए होगा। ऐसी कंपनी को कोई लोन क्यों देगा, जिसके पुराने लोन का ब्याज ही नहीं चुका पा रहे हो आप, डिबेंचर का ब्याज नहीं दे पा रहे, लोन का ब्याज नहीं दे पा रहे, इसको दोबारा कौन लोन देगा। कोई लोन ही नहीं देगा। और ऐसी कंपनी जो अपने सिक्योर्ड का पैसा नहीं चुका पा रही, ब्याज नहीं दे पा रही, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं दे पा रही, लॉस में चल रही है, उसके मार्केट में कोई शेयर भी नहीं खरीदेगा। तो दो रास्ते बचते हैं इस कंपनी के। पहला रास्ता क्या है, इसे बंद कर दो, लिक्विडेट, है ना। मतलब बंद कर दीजिए, कंपनी को लिक्विडेट कर दो, एसेट बेच के जो पैसा है लायबिलिटी को पे करो, कंपनी बंद करके चले जाओ। डिसोल्यूशन यानी लिक्विडेशन। दूसरा रास्ता क्या बचता है कि आप एक काम करो, इस कंपनी को रीस्ट्रक्चर करो, कोर्ट में जाओ, एक रीकंस्ट्रक्शन की या रीस्ट्रक्चर की स्कीम पास कराओ। कोर्ट अगर ये स्कीम पास कर देगा तो इसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके ठीक कर लो। हम क्या करेंगे पता है, हम सबसे पहले जाएंगे सिक्योर्ड वालों के पास, और सिक्योर्ड वालों को बोलेंगे जी सुनो, तुम हो 16 लाख के, हमारे पास एसेट है 11 लाख, ये भी बुक वैल्यू है 11 लाख। बेच के मुझे नहीं लगता इसमें से 8 लाख रुपए से ज्यादा भी कुछ आएगा। ये तो 11 लाख बुक वैल्यू है, मेरे को लग रहा है 8 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा एसेट बेच के। मैं अगर अपनी कंपनी बंद भी कर दूं तो इस 11 लाख की जगह 8 लाख मिलेगा, मैं तो तुम्हें वैसे ही पैसा नहीं दे सकता। तो अब एक काम करो, तुम मेरा थोड़ा सा साथ दो, सेटलमेंट कर लो। क्या सेटलमेंट कर लो, तुम अपने इस ब्याज को भूल जाओ, मैं तुम्हें ये ब्याज नहीं दे रहा, ये ब्याज कैंसिल, लायबिलिटी कैंसिल। बैंक वालों से भी लोन कैंसिल करवा लो, ठीक है, थोड़ी सी लायबिलिटी कम करा लो, डिबेंचर को 5 लाख से घट कम करा के 3 लाख करवा लो, ये 7 लाख से कम करा के 5 लाख करवा लो, है ना। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक करके लायबिलिटी चेंज करवा लो। अनसिक्योर्ड वालों के पास जाओ, इन क्रेडिटर को बोलो देखो भैया मेरी कंपनी बंद होने के कगार पे है, पैसा नहीं है मेरे पास, तो सिक्योर्ड को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारा नंबर तो वैसे ही अनसिक्योर्ड है, तो प्लीज लायबिलिटी कम कर लो, क्रेडिटर से डिस्काउंट ले लो 2 लाख रुपए का। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वालों से बहला फुसला के सेक्रेटरी भेज के 2 लाख करवा लो इसको भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को 1 लाख करा लो। जितना भी लायबिलिटी कम करके पैसा आएगा ना, उस पैसे से इस लॉस को खत्म करो। जब तक ये लॉस यहां रहेगा ना, आपको कोई नया पैसा नहीं देगा, नया 1 रुपया भी नहीं देगा जब तक ये लॉस यहां रहेगा। आप धीरे धीरे करके अपनी लायबिलिटी कम करो और अपना लॉस कम करो, और उसके बाद मार्केट से पैसा उठा के कंपनी को रीस्ट्रक्चर करो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाती हैं, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करवाती हैं और बाद में ठीक भी हो जाती हैं, है ना। कुछ तो ऐसी हैं जो डूब भी जाती हैं, बट कुछ ठीक भी हो जाती हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रियल लाइफ में अप्लाई होता है। यहाँ करना क्या है, आपको बेसिकली इस चैप्टर को समझने के लिए ना 5 पॉइंट समझने हैं। अगर 5 पॉइंट समझ गए तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहला काम है फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के साथ आपको 3 काम करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला काम है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब, जैसे मैं इक्विटी की बात करता हूं, इक्विटी या प्रेफरेंस, अभी देखो प्रेजेंट केस में इक्विटी देखना कितने के हैं। प्रेजेंट में मेरे पास 10 लाख इक्विटी है, यानी मेरे पास 1 लाख शेयर है एट दी रेट 10, 10 लाख रुपए के।
इनके पास जाओ और इनको बोलो जी सुनो, इन 1 लाख शेयर वालों को बोलो कि हम आपके शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके 1 लाख एट द रेट 10 को 1 लाख एट द रेट 2 कर रहे हैं। अब से तुम 10 लाख के नहीं हो, अब से तुम 2 लाख रुपए के हो। ऐसा करने से क्या होगा बताना? 8 लाख रुपए से शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। और अगर शेयर कैपिटल कम हो जाएगी तो कंपनी को शेयर कैपिटल कम करने से फायदा होगा। कैपिटल लायबिलिटी में होती है, याद रखना। रिडक्शन का मतलब शेयर की वैल्यू को कम करना, 10 वाले को 2 करना, ये है रिडक्शन। दूसरा आता है ऑल्टरेशन। सर ये क्या है? बाबू ऑल्टरेशन में ना हम वैल्यू कम नहीं करते, शेयर को छेड़ते हैं। अगर आप प्रेजेंट कहानी देखो तो मान लीजिए मेरे पास 1 लाख शेयर थे एट द रेट 10, 10 लाख रुपए के। तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं इन्हीं 1 लाख शेयर को बोलते हैं तुम अभी भी 10 लाख रुपए के ही रहोगे। इनको बोलते हैं जी सुनो, तुम अभी भी 10 लाख रुपए के ही रहोगे, बट तुम्हारे 1 लाख की जगह अब शेयर है 2 रुपए का। अगर आप शेयर कैपिटल सेम रखना चाहते हो और उसको 10 से 2 का गिराना चाहते हो तो मतलब आप ऑल्टर कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा रहे हो। यानी आपको अब नंबर ऑफ शेयर करने पड़ेंगे 5 लाख शेयर। जिसके पास एक शेयर था उसकी जगह उसके 5 शेयर हो जाएंगे। यहां पे शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस टू कंपनी। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। बस इसमें एक चीज हो जाती है कि शेयर कम का हो जाता है। सर सेकेंडरी मार्केट में जब आपका शेयर ऑलरेडी 10 रुपए का है, देखो यहां तो मैंने एग्जांपल 10 लिया है। फॉर एग्जांपल मेरा शेयर 1000 रुपए का था। अब कोई कंपनी जो डूब रही है उसका 1000 रुपए में कोई शेयर क्यों खरीदेगा यार? आप उस 1000 रुपए को गिरा के 10 रुपए या 1 रुपए कर दो। अब जब शेयर 1 रुपए हो जाएगा ना, तो जो भी नया इंसान होगा ना वो पता है क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा, एक बात बताओ, इस कंपनी में यार ठीक ठाक सब कुछ चल नहीं रहा, कंपनी शायद डूब जाए, बट 1 रुपए का ही तो शेयर है, लगा लेता हूं यार, कल को डूब गए डूब गए। जब इन्वेस्टमेंट कम होती है ना तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। 1000 रुपए का कोई शेयर खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा, हाय कंपनी ना डूब जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, कंपनी सही है या नहीं है। 1 रुपए का शेयर खरीदते समय कोई नहीं सोचता। आपको हर बार इन्वेस्टर हमेशा एडवाइस देता है, हमेशा एडवाइस देते हैं अच्छे इन्वेस्टर, कि पैनी स्टॉक में सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। पैनी स्टॉक मतलब जो स्टॉक आज 10 पैसे का है या 20 पैसे का या 30 पैसे का है। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के मन में ना हमेशा कहानियां सुन के क्या रियलाइज होता है कि आज से 20 साल पहले किसी के पास बिटकॉइन था, उसने पिज्जा के बदले वो बिटकॉइन बदल लिया, आज वो एक बिटकॉइन जो है वो 20 लाख रुपए का हो गया, है ना? बट आप एक चीज बताओ, ये सिर्फ कहानियां होती है। रियल लाइफ में आप भी तो यही सोचते हो, आज मैं कोई 20 पैसे वाला शेयर खरीद लेता हूँ, एक शेयर जो 20 पैसे का है वो शेयर खरीद के भूल जाऊंगा। उस शेयर को मैंने 1 लाख शेयर खरीद लेता हूँ 20 पैसे वाले, कितने पैसे लगेंगे मेरे? 1 लाख शेयर इंटू 20 पैसा, 20,000 रुपए लगेंगे और 1 लाख शेयर आ जाएंगे। आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद या 40 साल बाद वो एक शेयर जो है वो 100 रुपए का हो जाएगा। 1 लाख शेयर इंटू 100, 1 करोड़ का हो जाएगा। 20,000 लगाया हुआ पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। आप ऐसा सोचते हो, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन हर पैनी स्टॉक कभी भी 20 पैसे से 100 रुपए नहीं बनता। बहुत रेयर। 1000 में से क्या 10,000 में से एक पेनी स्टॉक होता है जो ऐसा बढ़ता है। लेकिन हर इंसान पेनी स्टॉक में पैसा लगा लेता है। कोई भी पेनी स्टॉक जो हल्की सी भी ग्रोथ दिखाता है ना, लोग आंख बंद करके उसमें पैसा लगा देते हैं कि अरे सस्ता ही तो है। ऑल्ट्रेशन करके हम यही करना चाहते हैं। समझे मेरी बात? ऑल्ट्रेशन करके हम ये करना चाहते हैं कि जब हमारा शेयर सस्ता होगा ना तो लोग अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो ऑल्ट्रेशन करने का डायरेक्ट फायदा कुछ नहीं होता, इनडायरेक्ट फायदा होता है। तीसरा काम होता है चेंज इन परसेंटेज। चेंज इन परसेंटेज, ये क्या चीज है सर? व्हाट इज चेंज इन परसेंटेज? चेंज इन परसेंटेज में आपको प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो में आपके पास, इमेजिन करो, इमेजिन करो हमारे पास अभी 9% प्रेफरेंस शेयर है। अभी हमारे पास 9% प्रेफरेंस शेयर है। 5,000 शेयर एट द रेट 100, 5 लाख के। अब मैंने इनको बोला कि भैया आज से तुम 9% नहीं हो, आज से तुम 10% प्रेफरेंस शेयर हो। सर जी 9% को 10% बनाने से नंबर ऑफ शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस टू कंपनी।
नो प्रॉफिट, नो लॉस। कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा, बस सिर्फ परसेंटेज चेंज हो जाती है। 9% की जगह 10% हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। सिर्फ परसेंटेज बदल रही है, 9 की जगह 10% हो रहा है। समझे मेरी बात? सिर्फ परसेंटेज बदलने से कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। परसेंटेज बदलना कोई फायदा नुकसान की निशानी है ही नहीं। आपको कल को आने वाले समय में ज्यादा डिविडेंड देना है, लेकिन वो आने वाले समय में, अभी नहीं। आने वाले समय में ज्यादा डिविडेंड देना है। कहानी समझ में आई? बस परसेंटेज बदली है। तो शेयर कैपिटल के साथ तीन काम हो सकते हैं। शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो सकता है, शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन हो सकता है, या परसेंटेज बदल सकती है। इस पूरे चैप्टर में एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान, जहां पर भी आपको इनकम या एक्सपेंस हो रहा है, तो आप यहां पर पीएनएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या रिडक्शन अकाउंट। तीनों में से कोई भी नाम यूज कर लीजिए, हम ये वाला नाम यूज करते हैं, याद रखना। परसेंटेज तो कम करनी चाहिए आदित्य जी। कई बार हम प्रेफरेंस वालों को बोलते हैं कि भैया तुम 100 रुपए से घट के 30 रुपए हो जाओ। प्रेफरेंस वाला कहता है अरे हमारी कैपिटल मत कम करो। हम लालच देने में उनकी परसेंटेज बढ़ा देते हैं, लालच देने के लिए। बट परसेंटेज बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे आदित्य जी? पक्का? साक्षी, परसेंटेज बदलने से इनिशियल कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू। परसेंटेज बदल के आपने उनका डिविडेंड 1% बढ़ा दिया, वो तो जब आने वाले सालों में प्रॉफिट आएगा तब देना है ना। अभी सिर्फ परसेंटेज बदली है। ठीक है जी। हम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, अब मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं, वो चार्ट सुनिएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें ये 6 काम करने हैं, बस ये 6 काम समझ लीजिए। ये 6 काम समझ लीजिए, आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा। पहला, फॉर कैपिटल। शेयर कैपिटल के साथ मैंने आपको अभी अभी 3 काम सिखाए हैं। सबसे पहला काम क्या सिखाया बताना? रिडक्शन। आप मेरे को बताओ, रिडक्शन करने की एंट्री क्या होगी? आपने इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए और 8 लाख का फायदा, जिसका नाम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। और ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा काम था ऑल्टरेशन। सर ऑल्टरेशन करने से क्या होगा? ऑल्टरेशन करने से इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए। कोई फायदा नुकसान नहीं, बस ऑल्टर करा आपने। नंबर ऑफ शेयर, ऑथराइज शेयर कैपिटल से, ऑथराइज शेयर कैपिटल को चेंज किया जा सकता है। अगर नंबर ऑफ शेयर कम पड़ रहे हैं, ऑथराइज को बदल सकते हैं हम। ऑथराइज को मेमोरेंडम बदल के बदल सकते हैं। चेंज इन परसेंटेज, आपने 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बदल के 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दिया, कोई फायदा नुकसान नहीं। ठीक है जी। पहला काम करना है आपको शेयर कैपिटल के साथ। दूसरा काम करना है आपको लायबिलिटी के साथ। देखो हमारे पास था ना क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह। लायबिलिटी के साथ 2 काम हो सकते हैं, 2 काम। आइदर लायबिलिटी विल बी इंक्रीज और लायबिलिटी विल बी डिक्रीज। या तो किसी कारण से लायबिलिटी बढ़ जाएगी या किसी कारण से लायबिलिटी कम हो जाएगी। सर हम तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम लायबिलिटी बढ़ाएंगे क्यों? देखो कायदे से तो हम लायबिलिटी कम ही करेंगे, क्रेडिटर को कम करेंगे, एक्सपेंस को कम करेंगे, डिबेंचर को कम करेंगे। बट कई बार ना अचानक से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है, तो हमें कम करनी पड़ इंक्रीज करनी पड़ जाती है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करोगे तो नुकसान, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू लायबिलिटी। और लायबिलिटी कम करोगे तो फायदा, लायबिलिटी टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है जी? हाँ ना? याद बात करो पक्का। तीसरा काम करते हैं हम एसेट्स के साथ। फॉर एसेट, ये जो भी हमारी नॉन करंट या करंट एसेट थी, इसके साथ भी यही हो सकता है, आइदर इंक्रीज या डिक्रीज। अगर आप इंक्रीज कर रहे होगे तो एंट्री हो जाएगी एसेट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, फायदा। और अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू एसेट्स, नुकसान। क्लियर है जी? हाँ ना बोलो पक्का? हाँ ना बोलिए। अगला काम, अगला काम है फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी। मैंने आपको अभी भी कंटिजेंट लायबिलिटी पढ़ाई ना। कंटिजेंट लायबिलिटी के साथ 2 काम हो सकते हैं, 2 काम। या तो कंटिजेंट लायबिलिटी अराइज हो जाएगी या कैंसिल।
मतलब आपने प्रेफरेंस वालों को पिछले 4 साल से डिविडेंड नहीं दिया, आप उसमें से कहोगे काम करो, आधा ले लो आधा छोड़ दो या सारा छोड़ दो। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइज हो गई यानी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं तो नुकसान, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। और अगर कैंसिल हो रही है तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं आएगी, याद रखना। अगर कैंसिल हो रही है तो कोई एंट्री नहीं। कंटिंजेंट लायबिलिटी कोई लायबिलिटी थोड़ी थी, अब अगर वो लायबिलिटी खत्म भी हो रही है तो नो फायदा, नो प्रॉफिट नो लॉस, कैंसिल। अगला काम है एक्सपेंसेस। यार कई बार ना आपको ये सारी मीटिंग करने में, कोर्ट जाने में खर्चे करने पड़ते हैं, उस खर्चे की एंट्री होती है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। खर्चा बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है, नाम हमेशा खर्चा। और लास्ट एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉर फिक्टिशियस एसेट। देखो ये क्वेश्चन बोले या ना बोले, फिक्टिशियस एसेट को तो राइट ऑफ करना ही करना है। एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर, वगैरह वगैरह। क्लियर है जी? हाँ ना बोली, बोलो बोलो। एमसीक्यू में 20 नंबर है सर, 70 में से 65 अटेम्प्ट हुआ है, एग्जाम्पशन है। सर मे वाले पेपर में एमसीक्यू में 20 नंबर हैं सर, और 70 में से 65 का एग्जाम्प्ट हुआ है, एग्जेप्शन है। क्या कह रहा है ये जतिन जोशी, क्या बोलना चाह रहा है ये आपके सामने पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मैंने चार्ट खोल के रख दिया। इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इस 5 काम के अलावा और कुछ नहीं करना। या तो शेयर कैपिटल में ये 3 काम होंगे, या लायबिलिटी के साथ ये 2 काम होंगे, या एसेट के साथ ये 2 काम होंगे, या कंटिजेंट लायबिलिटी के दो साथ 2 काम होंगे, खर्चे का ये होगा, और लास्ट में फिक्टिशियस। क्लियर है जी? यही 5 काम, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, यही 6 काम इस पूरे चैप्टर में। यही 6 काम करने हैं और कुछ नहीं करना, यही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कहानी है। ये 6 काम कर दीजिए, क्वेश्चन समाप्त। इस 6 काम को करने के बाद जब आप कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्लोज करेंगे तो आप लिखेंगे क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अगर इस कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को बंद करते समय प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिएगा टू कैपिटल रिजर्व। याद रखिएगा, कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिएगा अगर प्रॉफिट आया तो। और अगर लॉस आया, अगर लॉस आया तो इसे सेट ऑफ कर दीजिएगा, सेट ऑफ फ्रॉम। अगर कैपिटल रिजर्व है तो पहले वहां से करिएगा, नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करिएगा, नहीं है तो जनरल रिजर्व से, और लास्ट में पीएनएल। चले जी, चले चले चले। सरेंडर और शेयर की कहानी अलग है दुबे जी, अभी 2 क्लासेस है ना मेरे पास। सरेंडर और शेयर अलग से बताऊंगा, सरेंडर और शेयर की कहानी अलग है, उसके क्वेश्चन ही अलग है दुबे जी। दुबे जी मेरे को आता है दुबे जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हर चैप्टर का पूरा पूरा पार्ट कराऊंगा दुबे जी, परेशान मत होइए। क्लियर है कहानी, क्लियर है? हाँ ना बोलो, चले आगे। मालिक आप ही तो, मैं अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हूँ, भूल गए क्या? नहीं जतिन जी याद हूँ, बट तेरा अभी रिजल्ट थोड़ी आया है, तू पहले से क्यों जवाब दे रहा है? मेरे एग्जाम्शन है, ये है वो है। अभी रिजल्ट आने तो दे बाबू। बिना रिजल्ट आए कैसे तू ये सब कुछ बता रहा है मुझे? बिना रिजल्ट आए? वाह, इतने बढ़िया हो गए हैं मेरे बच्चे कि बिना रिजल्ट आए जवाब दे पा रहे हैं। 106। मेरी बुक में जाइए, पेज नंबर 106 में। यहां से चालू है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मेरी बुक में ये सारी कहानी जो मैंने आपको चार्ट में पढ़ाई, मैं आपको सीधा बढ़िया वाला क्वेश्चन कराता हूँ, एक सीधा एक बढ़िया वाला क्वेश्चन। ये ये वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो,
एसपी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी करके एक कंपनी है, एसपी कंस्ट्रक्शन कंपनी फाइंड इटसेल्फ इन अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जिनके पास मेरी बुक है, पेज नंबर 123 पे देख लेना, 123 से 124 में मिलेगा। ये मेरी बुक है बेटे, मेरी बुक के 123 या 124 पेज नंबर में मिलेगा। एसपी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अपने आप को डिफिकल्टी में आ रही है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी। 31 मार्च को उसकी कहानी सुनो। 20,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, 2 लाख के। 5% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए वाले, 70,000 के। 8% डिबेंचर है 80,000 का। डायरेक्टर का लोन 16,000। ट्रेड क्रेडिटर 96,247। बैंक ओवरड्राफ्ट इतना, और डिबेंचर का ब्याज पेंडिंग है इतना। एसेट साइड में लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, गुडविल है। देखो गुडविल पे काटा मारोगे, क्वेश्चन में बोले ना बोले गुडविल हटानी हटानी है। इन्वेस्टमेंट है 27,000, स्टॉक है, डेटर है, ये पीएनएल है। एसेट साइड का पीएनएल डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस होता है, क्वेश्चन बोले ना बोले ये भी हटाना ही हटाना है, याद रखना। द ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की 20,000 इक्विटी 10 वाले और 10,000 प्रेफरेंस 10 वाले। ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द शेयर होल्डर, जब हमने शेयर होल्डर से मीटिंग करी ना, तब हमने डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है? पहले पढ़ लो। एडिशनल एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए सुदीक्षा जी आप मार्केट से बुक भी खरीद सकती हैं, स्कैनर भी ले सकती हैं, सैंपल पेपर से भी कर सकती हैं, या जी शेखरन की किताब से कर सकती हैं। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। इक्विटी शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट किया रिडक्शन ऑफ दी 7.5 रुपए। 10 रुपए वाले शेयर में 7.5 की रिडक्शन, अब उसे 2.5 रुपए का बना दिया गया। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर ने नए शेयर खरीदे 1:1, एक के बदले एक। पहले 20,000 शेयर थे, एक के बदले एक, यानी 20,000 शेयर खरीदे। 2.5 वाला 3 रुपए में, 50 पैसे का यहां भी फायदा। एग्जिस्टिंग 7,000 के प्रेफरेंस शेयर को नए इक्विटी से चेंज किया, सॉरी नए प्रेफरेंस 10 रुपए वाले, और 14,000 इक्विटी से बदल दिया। अच्छी बात है। 3,500 के नए प्रेफरेंस 10 वाले 35,000, और 14,000 इंटू 2.5 35,000, 70,000 बराबर। डिबेंचर होल्डर ने 2,000 इक्विटी लिए 2.5 रुपए वाले अपने इंटरेस्ट के बदले, और इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा के 9.5% कर दिया। फर्दर 9,000 के नए डिबेंचर खरीदे हमसे 100 रुपए वाले 90 में, 10 रुपए का नुकसान। 6,000 डायरेक्टर लोन को कैंसिल कर दो और बाकी के लिए इक्विटी शेयर दे दो, ओके। गुडविल एंड पीएनएल को राइट ऑफ कर देना, कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को मार्केट में 60,000 में बेच दो। बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपे कर दो। 46,000 क्रेडिटर को अभी दे दो, बाकी बाद में देंगे। डेटर में से 10% हटा दो। लैंड की वैल्यू 90,000 कर दो। पहले क्या थी लैंड की वैल्यू? 156। हो, लैंड की वैल्यू गिर रही है, 156 में से 90, 66। बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 कर दो। पहले पहले 27,000 थी, और ये तो बढ़ रही है भाई। 274,246, 27246 से 80,000। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है 52754। इक्विपमेंट को 10,000 कर दो। पहले 10,054 था। एसेट की वैल्यू कम हो रही है 754। स्टॉक 50,000 का कर दो। पहले स्टॉक 120 का था। 120,247 माइनस 50, 70,247 कम हो रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ड्यू टू चेंज, न्यू मैनेजमेंट आने से प्रॉफिट हर साल 50,000 हो जाएगा। इनकम टैक्स को इग्नोर करो। आपसे कह रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री डाल दो। करे करे करे, बढ़िया क्वेश्चन है यार, सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। स्टडी मटेरियल में भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन जो मेरी किताब में है। स्टडी मटेरियल में भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बस एक बार टोटल चेक करके देख रहा हूँ, टोटल में कोई गड़बड़ तो नहीं है। 92 प्लस 760। नहीं, टोटल मैच हो रहा है। करे करे, चले। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे साथ, एग्जाम्पल नंबर 14 मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 in the books of SP Construction, SP Construction Limited journal entries.
सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ नहीं बना रहा, डेबिट क्रेडिट। चले जी चले, चले, बातें कर रहे हो विवेक कुमार जी, पढ़ लो। आइए, सबसे पहली एंट्री पॉइंट दर पॉइंट पढ़ते जाइए। इक्विटी वालों को 10 रुपए से गिरा के 2.5 रुपए वाला बनाया। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले से टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। 20,000 शेयर थे एट द रेट 10 वाले। पहले 20,000 शेयर एट द रेट 10 के थे, ये था 2 लाख। अब आपने इनको गिरा के 20,000 शेयर इंटू 2.5 का कर दिया, यानी 50,000। जी हाँ, 50,000। तो आपको 1.5 लाख रुपए का फायदा। एंट्री नंबर 2, जल्दी आइए। इक्विटी वालों ने एक के बदले एक नए शेयर खरीदे आपसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 वाले टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। सर इसमें कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कैसे आ गया? 20,000 नए शेयर खरीदे हैं 3 रुपए में, जबकि शेयर 2.5 रुपए का था, तो आपको फायदा नहीं हुआ। आपको 60,000 रुपए मिले हैं, जबकि 50,000 के शेयर थे, 10,000 का फायदा है ना जी। नेक्स्ट आइए, एंट्री नंबर 3। एग्जिस्टिंग 7,000 प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या किया? 5% प्रेफरेंस थे 10 रुपए वाले। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले थे, 7,000 शेयर एट द रेट 10, 70,000 के। उसके साथ क्या किया? उनको बना दिया क्या? उनको दे दिए हमने 8% प्रेफरेंस शेयर। एक तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिए 10 रुपए वाले। 3,500 इक्विटी शेयर इंटू 10, 3,500 इक्विटी शेयर इंटू 10 यानी 35,000। और बाकी दे दिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी 2.5 रुपए वाली। कितने इक्विटी दिए? हमने उन्हें दिए 14,000 इक्विटी शेयर। 14,000 इक्विटी शेयर इंटू 2.5। अच्छा, इसका टोटल मैच हो रहा है। अगर इसके टोटल में डिफरेंस आता तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता। अगर ज्यादा पैसा देते, ऊपर बैलेंस आता तो नुकसान होता, नीचे बैलेंस आता तो फायदा होता। बट कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन आता, अगर आता तो। आया नहीं है हालांकि। नेक्स्ट ऑफ, डिबेंचर होल्डर ने 2,000 इक्विटी लिए अपने इंटरेस्ट के बदले। उनका इंटरेस्ट पेंडिंग था 12,800 का, लायबिलिटी कम हो रही है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 12,800 के बदले उन्होंने मेरे से इक्विटी शेयर कैपिटल ली है 2.5 रुपए वाली। कितने शेयर लिए? 2,000 शेयर लिए 2.5 रुपए वाले, बस। 2,000 शेयर इंटू 2.5 का मतलब 5,000। तो 12,800 माइनस 5,000 है 7,800 का फायदा। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। हाँ ना, बोलिए। यार चैट में बातें कर रहे हो यार, मैं कोल्ड कफ में पढ़ा रहा हूँ बीमार हालत में, तुम फिर भी ऐसे बातें कर रहे हो। इंटरेस्ट रेट डिबेंचर का बढ़ा के 9.5 कर दिया। पहले डिबेंचर थे 8% डिबेंचर, उनका रेट बढ़ा दिया। चेंज इन परसेंटेज से कुछ नहीं होता। 8% डिबेंचर 80,000 के थे, आपने बदल के 9.5% डिबेंचर कर दिया 80,000। क्या ही उखाड़ लिया तुमने, क्या ही उखाड़ लिया, क्या फर्क पड़ा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट ऑफ, नए डिबेंचर खरीदने के लिए तैयार हैं। नए डिबेंचर, ध्यान से सुनो। आपके डिबेंचर कह रहे हैं हम आपके 9,000 के और डिबेंचर खरीदेंगे, 100 वाला 90 में, डिस्काउंट में खरीद रहे हैं।
100 वाला 90 में, यानी नए डिबेंचर खरीदने की एंट्री बैंक डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू 9.5% डिबेंचर। 100 रुपए वाला डिबेंचर वो मेरे से 90 में खरीद रहा है, यानी 9,000। नंबर और डिबेंचर निकालना। 90 डिवाइड बाय 9,000 डिवाइड बाय 90, मतलब 100 डिबेंचर खरीद रहा है। 100 डिबेंचर मेरे से 90 में खरीद रहा है। 100 डिबेंचर पे मेरे को 10 रुपए का नुकसान हुआ, यानी 1,000। 10,000 वाले डिबेंचर उन्होंने मेरे से 9,000 में लिए हैं। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तुम मत करना। ये सबसे बढ़िया पॉइंट यही है कि डिबेंचर वाले को डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू है। लाइन पढ़ लो चाहे दोबारा, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ लो, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। डिबेंचर का रेट बदला, एक तो वो छोड़ो, फर्दर 9,000 रुपीज के 9.5 डिबेंचर इशू करे एग्जिस्टिंग होल्डर को एट 9,400। 100 वाला 90 में, 90 से डिवाइड करोगे 100 डिबेंचर आ गया ना, 100 वाला 90 में, याद रखना इसमें डिस्काउंट ऑन इशू है। 6,000 डायरेक्टर के लोन को कैंसिल कर दिया। डायरेक्टर का लोन था 16,000 का, डायरेक्टर लोन की लायबिलिटी गई एक तो। डायरेक्टर लोन डेबिट 16,000, इसके बदले हमने उसे इक्विटी शेयर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपए वाले। कितने इक्विटी शेयर दिए? 1,000 दिए हैं इक्विटी शेयर 2.5 रुपए वाले। 1,000 शेयर 2.5 रुपए वाले, यानी 2,500, है ना जी। 6,000 तो वैसे ही डेबिट कर दिया था, बैलेंस भी सेटल, यानी बचा हुआ सारा फायदा। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 16,000 माइनस 2,500, 13,500। क्लियर है जी, हाँ ना बोलो, पक्का? चले, चलिए आगे पढ़िए। गुडविल एंड पीएनएल टू बी राइट ऑफ, कह रहा है गुडविल भी हटा दो, पीएनएल भी हटा दो, दोनों एसेट हटा दीजिए। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू गुडविल टू पीएनएल, दोनों एसेट को राइट ऑफ कर दो। गुडविल 160,000, पीएनएल 39,821। 60,000, 39,821, 99,821। जी, आगे क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट को 60,000 की बेच दो, 27,000 की चीज को 60,000 में बेच दो। बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट की जगह कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। 60,000 में बेच दो 27,000 की चीज को, यानी 33,000 का फायदा। रिडक्शन की जगह कैपिटल रिडक्शन यूज कर सकते हैं, हाँ जी दुबे जी कर सकते हैं। सारे एक ही नाम है यार, तू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिख, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन लिख, कैपिटल रिडक्शन लिख, खाली रिकंस्ट्रक्शन लिख, सब एक ही बात है। बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपे कर दो। बैंक ओडी था 36,713, बैंक ओडी टू बैंक, बैंक ओडी के पैसे दे दो। 36,713, 36,713, 36,713, 11वीं एंट्री, 11वीं। 46,000 ट्रेड क्रेडिटर को अभी दे दो, बाकी पैसा बाद में। ट्रेड क्रेडिटर टू बैंक 46,000 तो अभी दे दो, बाकी बाद में की बाद में देखी जाएगी। 12वां जो पैसा अभी देना है वो दे के दफा करो, बाकी बाद में देखेंगे। 10% डेटर का कम कर दो, नीचे एसेट कम करो, तो सारी एसेट एक साथ ले लेता हूँ ना। एसेट कम करने की एंट्री, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर भी कम करना है, और क्या कम करना है? लैंड कम करना है, इक्विपमेंट कम और स्टॉक। लैंड, इक्विपमेंट और स्टॉक। डेटर तो 10% कम करना है। डेटर 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 7,069, 7,069, ये कम करना है 66,000। 754, 754, और ये कम करना है 7,0247, 7,0247।
144070 13 आ जाइए। बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग को बढ़ाना है 52754। 52754 52754। तीन नंबर एक बार फिर रिपीट कर देना। अभी करता हूँ साक्षी, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। पहले रुक जा, मैं अंत तक पहुंच गया, मैं 13 पे पहुंच गया, तो 3 नंबर पे अभी चले। और कुछ ये वाले पॉइंट का कुछ नहीं होगा। ये कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन करने से आने वाले सालों में आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, 50,000 पर एनम हो गया। इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये बस बता रहा है, इंफॉर्मेशन है ये खाली। चले बस। और कुछ खत्म। गुडविल हटा ली, लॉस हटा लिया, सब हटा लिया। एक आखिरी एंट्री की जगह और आएगी, बट उसके लिए पहले मेरे को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना के देखना पड़ेगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको पता है मैं बिना बनाए भी चेक कर सकता हूं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो, अगर क्वेश्चन कहे कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है, फिर तो बात ही खत्म। फिर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बट बिना बनाए भी कैलकुलेट हो सकता है, पता है आपको। बस प्लस माइनस करना है कैलकुलेटर पे। मैं बनाता हूं, तब तक तुम प्लस माइनस करके आंसर निकालो। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की पोस्टिंग करनी है। साक्षी अभी बताता हूँ थर्ड वाली एंट्री। सबसे पहली एंट्री में, थर्ड वाली एंट्री में साक्षी जी प्रेफरेंस थे हमारे पास 5% वाले, 7,000 × 10 70 के। उन प्रेफरेंस वालों को बदल के हमने उन्हें नए प्रेफरेंस दिए हैं 8% और इक्विटी दी है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 3,500 प्रेफरेंस दिए और 14,000 इक्विटी दिए, बराबर अमाउंट दिया। पहले वाले में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाली 1.5 लाख। सेकेंड एंट्री में बाय बैंक 10,000। बाय बैंक 10,000। थर्ड एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं है। फोर्थ वाले में बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,800। बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फोर्थ के बाद फिफ्थ वाली में नहीं है। सिक्स्थ वाली में 9.5% डिवेंचर, 1,000 का 9.5% डिवेंचर। बाय डायरेक्टर लोन 13,500। लोन 13,500। टू गुडविल 60,000 39,821। 60,000 39,821। टू गुडविल टू पीएनएल। बाय बैंक 33,000, इन्वेस्टमेंट बेच के आया। बाय बैंक 33,000। और ये भी हो गया। टू डेटर 7,069। टू डेटर 7,069। टू लैंड टू इक्विपमेंट टू स्टॉक। टू लैंड टू इक्विपमेंट टू स्टॉक। टू लैंड हो गया 66। टू इक्विपमेंट 754। टू स्टॉक हो गया 7,0247। 7,0247। बाय बिल्डिंग 52754। बाय बिल्डिंग 72 नहीं 52754। 52754। बस। 1.5 लाख प्लस 10,000 प्लस 78 प्लस 13,500 प्लस 33,000 प्लस 52754 माइनस 1,000। 60,000 माइनस 39,821। 39,821 माइनस 7,069 माइनस 66 माइनस 754 माइनस 702%। 22,613। 22,163। 22,163। कैपिटल रिजर्व आ रहा है आपका प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 22,163। 163 इतने का प्रॉफिट आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन करने की वजह से।
अब अगर बैलेंस एंट्री बनाऊं इसकी, तो एंट्री बनी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपका प्रॉफिट 22,163, 22,163, समाप्त, खत्म। दैट्स इट, एंड हो गया, ये भी खत्म। समझ में आया? अब अगर आपसे बोले कि भैया बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, लेकिन अब बैलेंस शीट बनेगी नए वाले फॉर्मेट से, याद रखना। अब बैलेंस शीट नए वाले फॉर्मेट से बनेगी, और अगर नए फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। आओ मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शेड्यूल बनवा देता हूँ, बढ़िया बढ़िया वाले शेड्यूल। सबसे पहला शेड्यूल बनेगा शेयर कैपिटल का। क्या शेड्यूल बनेगा, जल्दी सुनो। शेयर कैपिटल में मेरे पास सबसे पहली ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल चले। ऑथराइज में मेरे पास 20,000 इक्विटी है, 10 रुपए वाले, 20,000 इक्विटी। अच्छा, ऑथराइज को बदलना पड़ेगा, पता है इसको, इक्विटी शेयर @10, अभी इसको बदलना पड़ेगा। और 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर @10, 1 लाख। इसे बदलना पड़ेगा ऑथराइज को, अभी बताता हूँ क्यों। इशूड एंड पेड अप आ जाओ। अब इक्विटी बदल गए, अब इक्विटी बदल गए। इक्विटी क्या हो गए, एंट्री के हिसाब से चलो, एंट्री के हिसाब से जोड़ते रहना। एक है 20,000 इक्विटी, ये 20,000 प्लस 20,000 ये 40,000, और 14,000 ये प्लस 2,000 ये प्लस 1,000 ये, और इक्विटी नहीं। 77,000 इक्विटी शेयर्स हो चुके हैं। 77,000 इक्विटी शेयर @2.5 वाले, 192,500। प्रेफरेंस भी, अच्छा ऑथराइज भी अब यही हो जाएंगे, वन, अब ऑथराइज भी यही हो जाएंगे। 77,000 इक्विटी शेयर @10 की जगह 2.5, 192,500। ऑथराइज भी चेंज कराने पड़ेंगे, याद रखना। प्रेफरेंस की बात करें, प्रेफरेंस अब मेरे 5% वाले तो खत्म, यही है, 3,500 शेयर @10, 3,500 प्रेफरेंस शेयर @10, 35,000, ये है आपकी शेयर कैपिटल। 227,500 चले। 57,000 नहीं हुए फिजा जी, फिजा जी मेरे साथ गिन लो, मैंने सारे गिने हैं। आओ गिनो। 20,000, 20,000, 40 प्लस 14, 40 प्लस 14, 54, 54 प्लस 2, 56, 56 प्लस 1, 57। तो मैंने 77 क्यों ले ली? सही कह रही है, 57 हुए, 57। मैंने भगवान जाने क्यों ले ली। 57,000, 57,000 शेयर, 142,500, 57,000 शेयर, 142,500। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। 177,500, ठीक है जी। अगला नोट मुझे बनाना चाहिए, बस। इंटरेस्ट तो वैसे ही खत्म हो गया, बैंक कोड ही खत्म हो गया, ट्रेड क्रेडिटर का कुछ किया नहीं, डिबेंचर 8% की जगह बस नाम बदला है, पीपीई का। अगला नोट पीपीई, काम का वही है जो अगला बनेगा, पीपीई। पीपीई में मेरे पास था लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, 3 चीजें थी, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट। अब लैंड की वैल्यू चेंज करके 90 हो गई है, बिल्डिंग की 80, इक्विपमेंट की 10, 90, 80 और 10, टोटल 180, नई वैल्यू। इन्वेस्टमेंट तो बिक चुकी है, स्टॉक और डेटर, स्टॉक और डेटर। तीसरा इन्वेंट्रीज,
इन्वेंट्री में एक ही चीज है, स्टॉक। और अब आपके स्टॉक की वैल्यू 120 की जगह 50,000 हो चुकी है, 50,000। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर, डेटर की वैल्यू 10% घटी थी ना, डेटर की वैल्यू 10% कम हुई थी जलीलो, याद रखना। 70692, 70692 माइनस 7069, 70692, 692 माइनस 7069 इज 63623। एंट्री नंबर 5, लास्ट हमारा सीसी। और सीसी में एक ही चीज है, बैंक, इस पे ध्यान रखना बस। बैंक में हमारे पास कितने पैसे थे? हमारे पास बैंक में पैसा था ही नहीं, पुराना कोई पैसा नहीं था हमारे पास। हमारे पास जो है एंट्रियों से आया। पहली एंट्री में कुछ नहीं, ये आया 60,000 प्लस, पहला 60,000 आया बैंक का। फिर 9,000 आया बैंक का। फिर 60,000 आया दोबारा। फिर 36,713 गया। फिर 46,000 गया। फिर बस खत्म। मेरे बैंक में सबसे पहले 60,000 आया, फिर 9,000 आया, फिर 60,000 दोबारा आया, फिर 36,713 गया, फिर 46,000 गया क्रेडिटर के लिए, 46,287 बचा। बैंक क्लियर है? बैंक इतना बचा, दैट्स इट। अब अगर मेरे को बैलेंस शीट बनाने को बोले तो अब बैलेंस शीट बना सकता हूं मैं। बैलेंस शीट ऑफ एसपी कंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूस, याद है ना? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसके साथ एंड रिड्यूस वर्ड लिखा जाता है आने वाले 5 सालों तक के लिए। पर्टिकुलर, नोट और अमाउंट। सबसे पहला, इक्विटी एंड लायबिलिटी का फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड का ए पॉइंट, शेयर कैपिटल बी पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में मेरा है 177,500। शेयर कैपिटल में मेरा कैपिटल रिजर्व है जो कि आया था 22,163, 22,163, 22,163, 22,163। नॉन करंट लायबिलिटी का ए पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 9.5% डिवेंचर थे। डिवेंचर की वैल्यू तो 80,000 ही रखी थी मैंने, डायरेक्टर का लोन तो खत्म हो गया। थर्ड नंबर करंट लायबिलिटी में ए ट्रेड पेबल में क्रेडिटर, क्रेडिटर को 46,000 अभी पे कर दिए, बाकी उसे बाद में देने थे। 50247, 96,247, 96,247 में से 46,000 अभी दे दिए थे। 96,50247, बस खत्म। ये रहा टोटल। अब एसेट्स आ जाओ। नॉन करंट एसेट का पहला पीपी, नोट नंबर 2, 180, नोट नंबर 2, 180। करंट एसेट का पहला इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और सीसी। 3, 50, 63623, 50, 63623, 46287, 46287, 3, 4, 5। चेक करें कुछ रह तो नहीं गया। और कुछ एंट्रियों में देख लेते हैं एक बार, एंट्रियों में कुछ आ गया हो एक बार, एंट्रियों में, सारी एंट्रियों में कुछ और तो नहीं आ गया था। इक्विटी वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया, आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया।
ये भी ले लिया मैंने। नए डिवेंचर आए थे 10,000 के, डिवेंचर 10,000 90,000 हो जाएंगे। डिवेंचर की वैल्यू गलत दी है मैंने। डिवेंचर की वैल्यू में 10,000 नए डिवेंचर भी तो आए थे, डिवेंचर 90,000 के हो जाएंगे। और कोई एंट्री में रिपीट हुआ पॉइंट। ये ले लिया मैंने। डायरेक्टर का लोन खत्म हो गया, कैपिटल की खत्म हो गई, इन्वेस्टमेंट बिक गई, बैंक बॉडी खत्म, क्रेडिटर हो गया। बस खत्म, सब खत्म। चले मैच करें। और देखिए मैच हो रही है। जय बजरंग बली, करो मेरी बैलेंस शीट टैली। इस 339,910 डबल टू वन सिक्स प्लस प्लस 502 हो गई जी, हो गई। मुबारकें, मुबारकें। बैलेंस शीट मैच। एक क्वेश्चन जिसका मैंने आपको सारी एंट्री डाली, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया, शेड्यूल्स बनाए, बैलेंस शीट बनाई, बस भाई बस। इसके एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे, प्लस इसका सरेंडर वाला नेक्स्ट क्लास करेंगे। देखो आसान चैप्टर है, सारा का सारा चैप्टर बेस्ड किसके ऊपर था? सारा चैप्टर बेस्ड है हमारे इस चार्ट के ऊपर। अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो सारी कहानी समझ में। चलिए हम मिलते हैं मंडे को। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, टाटा।